नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में भारतीय राजनीति विज्ञान की किताब का अध्याय 8, अंतिम अध्याय, जिसका नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। और आज है बच्चों उसका लेक्चर नंबर 6। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 6 है हमारा। ओके, इसके बाद 1-2 लेक्चर और आएंगे, फिर हमारा ये चैप्टर और हमारी ये पूरी किताब खत्म हो जाएगी और फिर कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते से ही हम एक जो नई किताब है समकालीन विश्व राजनीति उसको शुरू कर देंगे। पर गुरुजी आज क्या पढ़ेंगे? आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। 3 बड़े शब्द एक साथ हैं, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। तो देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो कहानी में ये सब कुछ में जाना है, जो हम बात कर रहे हैं कि 1990 के दशक में 1990 के उस दौर में क्या क्या बदलाव आते हैं। ठीक है, जैसा कि देखा, एक तो जो बड़ा बदलाव है वो है कि कांग्रेस का नीचे डाउन जाना और कोएलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन सरकारों का उदय होना। गठबंधन सरकारें बन रही है, कांग्रेस को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे बड़ा बदलाव तो एक गठबंधन सरकारों का उदय हमको देखने को मिलता है। क्षेत्रीय जो दल होते हैं उनका उदय हमें देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा जो हमने देखा, जो पिछड़ी जातियां हैं या दलित समुदाय के जो लोग हैं उनका उदय, राइज ऑफ बैकवर्ड कास्ट एंड द दलित कम्युनिटीज, उनका राइज होता है। ओबीसी के रिजर्वेशन की मांग होती है, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है, ये वाला बात देख लिया। तो अगर अभी तक की कहानी को हम लोग देखें तो हमने 2 बड़े बातों पर चर्चा करी, एक तो कांग्रेस का डाउनफॉल आना और दूसरा गठबंधन सरकारों का उदय होना। एक दूसरा जो बैकवर्ड कास्ट है, दलित कम्युनिटीज हैं, उनमें राइज आना, उनमें अवेक आना, उनमें जागरूकता आना और अपने अधिकारों के लिए मांग करना, ये वाला मुद्दा देखा। मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में जो पिछड़ी जातियां थी वो थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हो जाती है। ये बात अभी तक की हमने जानी। अब आज हम लोग बात करेंगे सांप्रदायिकता की, धर्मनिरपेक्षता की और लोकतंत्र की। सबसे पहले तो इन शब्दों को समझते हैं। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप कक्षा 12 में एक किताब को अंतिम तक आ चुके हैं तो शायद मुझे तीनों शब्द नहीं समझाने चाहिए, परंतु मेरा हमेशा से प्रयास ये होता है कि हम एक एक शब्द को जीरो से क्लियर करते हुए चले, जिससे कि आप लोगों को हर बात सीधा दिमाग में एंटर हो। काफ़ी बार क्या होता है कि बच्चे टीचर्स के पास जाते हैं और उनको बस टीचर शुरू हो जाता है और उनको लगता पता नहीं कि टीचर क्या पढ़ा रहा। तो मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चा चाहे आज भी नया जुड़ रहा है उसको भी ये लगे कि नहीं सर से मुझे पढ़ते हुए काफ़ी समय हो गया, ऐसा फील आना चाहिए। तो चलिए, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस शब्द की जिसका नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब आप सभी को पता है, जनता की व्यवस्था है, जनता का सिस्टम है। और यहां पर हम ये चाहते हैं कि सब कुछ जनता के अनुसार होना चाहिए, जैसा पब्लिक चाहती है वैसा होना चाहिए। यहां पर पब्लिक अपने नेता को चुनेगी, वो नेता सरकार बनाएंगे और सरकार देश के लिए कानून निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगी। वैसे कानून निर्माण का जो काम होता है वो देश की संसद का होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी होते हैं। तो लोकतंत्र हमारा बिल्कुल क्लियर है। हम छोटी क्लास से लोकतंत्र बार बार में पढ़ते हुए आ रहे हैं और छोटी में आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, पर एटलीस्ट मैंने क्लास 11th में आपको बड़े ही अच्छे से लोकतंत्र को परिभाषित कर रखा है। तो लोकतंत्र, अब लोकतंत्र में सीधे से हमारी कुछ उम्मीदें हैं बच्चों। लोकतंत्र में उम्मीदें ये हैं कि सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए, सभी लोगों को समानता मिलनी चाहिए, सभी लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सभी को बराबर के अवसर मिलने चाहिए। ये लोकतंत्र की पहचान है। लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव जो होता है उसको वर्जित कर रखा है, उसको मना कर रखा है कि भैया किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उसी को हम सच्चे मायने में लोकतंत्र मानते हैं। अभी जो 2 शब्द है, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता, ये सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता ये जो दोनों शब्द हैं, जुड़े हुए दोनों शब्द धर्म से है। दोनों ही शब्द जो जुड़े हुए हैं वो धर्म से जुड़े हुए हैं। परंतु धर्म का अगर आप बात करें, एक अच्छा कॉन्सेप्ट कोई है, अगर अच्छा ही है तो वो धर्मनिरपेक्षता है, और धर्म का अगर कोई बुरा कॉन्सेप्ट है तो वो क्या कहोगे? सांप्रदायिकता है। ओके, अगर अच्छा कॉन्सेप्ट है तो धर्मनिरपेक्षता है और बुरा कॉन्सेप्ट है तो सांप्रदायिकता। जैसे मैं कहूं कि आज एक व्यक्ति है, आज मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, उसमें कोई गुण बहुत अच्छा है परंतु कोई गुण बुरा भी हो सकता है। तो जब हम धर्म की बात करते हैं, जब हम रिलीजन की बात करते हैं, तो अगर हम धर्मनिरपेक्ष है तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, पर अगर हम सांप्रदायिक है तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अब सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। और उससे पहले भी अगर मैं बात करूं यहाँ पे धर्म की, तो धर्म क्या है? देखो बच्चों, एग्जैक्टली मैं पहले भी कह चुका हूं, बार बार एक ही बात कहता हूं कि धर्म या रिलीजन क्या होता है। धर्म हमारे बात करता है कर्तव्यों की, हमारी ड्यूटीज की। आज मेरा आपको पढ़ाना ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, और मैं मेरा धर्म ईमानदारी से निभाऊं। इसका मतलब क्या
क्या है, मैं मेरा काम ईमानदारी से करूं, मैं आपको ईमानदारी से पढ़ाऊं, मैं किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि चलो कुछ भी पढ़ा दिया, जो भी हुआ चलाने दो, रीड करके चला गया, हाँ हाँ बेटा समझ लेना देख लेना, नहीं, ईमानदारी से पूरे एफर्ट्स लगा करके आपको पढ़ाऊं, मतलब मैं अपने धर्म का पालन बड़े अच्छे से कर रहा हूं। अब परंतु आज के दौर में देखें तो हमने धर्म को रिलीजन बना लिया है। रिलीजन मतलब जैसे कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, और भारत की वो भूमि है जिसपे ये सिखाया गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, हम सब क्या है, भाई भाई है, हम सब एक हैं, ठीक है, हम सब यूनाइट है, ठीक है। हमारी जातियां अलग हो सकती है, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारे वर्ग एक अलग हो सकते हैं, पर हमारी जो राष्ट्रीयता है वो भारत है, हम भारतीय हैं, तो हम उनसे जुड़े हुए हैं। और चाहे आप किसी भी रिलीजन में उठा करके देख लीजिए, सभी रिलीजन क्या सिखा रहे हैं, कर्तव्य सिखा रहे हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमारे गुरुजी घर पे आया करते हैं, वो कहते हैं नहीं बेटा, बच्चों को हमेशा बड़ों के पैर छूने चाहिए, बड़ों के पैर छूने चाहिए। तो वो क्या है, एक हमें संस्कार दे करके जा रहे हैं, वो कर्तव्य नहीं बेटा, सुबह पहले उठते हैं सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, माता पिता के पैर छूने चाहिए। तो वो एक कर्तव्य, एक ड्यूटी सौंप करके चलेगा, नहीं नहीं बेटा ये करना चाहिए, ठीक है। सुबह शाम 5 मिनट और शाम को 5 मिनट निकाल करके क्या है, ईश्वर को याद करना ही चाहिए, उनका नाम लेना ही चाहिए। तो एक कर्तव्य, एक ड्यूटी सौंप करके गए। इसी प्रकार से सभी धर्म के लोग क्या करते हैं कि कुछ धर्मों ने उनको कुछ काम सौंपे हैं, भाई आपको ये करना है, ठीक है। जैसे आपने अपने मुस्लिम भाइयों को देखा होगा तो वो 5 बार नमाज अदा करते हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, मतलब उनको एक कर्तव्य सौंपा कि आपको 5 बार याद करना है, ठीक है। जो सुप्रीम जो गॉड है, जो अल्लाह है, उसको आपको 5 बार याद करना है, ठीक है। तो वो एक ड्यूटी है, कर्तव्य। तो जनरली जो धर्म है वो कर्तव्य की बात करता है। तो यहां पर जो हम बात करेंगे, तो जो धर्म आज आप मायने में मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसकी, परंतु अब सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसको समझ लेते हैं। सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता मतलब एक हमारी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है या राजनीतिक आइडेंटिटी है, वो धर्म के आधार पर ही हो जाती है। सांप्रदायिकता का मतलब यहां पर पूरा मतलब हम ये मान सकते हैं कि पूरा जो एक समुदाय है, उसी समुदाय को हर चीज का आधार बना लिया जाता है, समुदाय को हर चीज का आधार बना लिया जाता है, ठीक है। पूरे समुदाय को हर चीज का आधार बना लिया जाता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल सांप्रदायिकता कब पैदा होती है, सांप्रदायिकता तब पैदा होती है, नहीं साहब हमारा धर्म श्रेष्ठ, उनका बेकार, हमारा श्रेष्ठ, उनका बेकार। जब ये श्रेष्ठता का भाव आ जाता, नहीं साहब हमारे धर्म के अनुसार ही ये शासन चलेगा, या ये होगा, ये ऐसा होगा, या ऐसा होगा, तो क्या होगा कि नहीं साहब बस वो फिर गलत है, वो क्योंकि श्रेष्ठता का भाव आ रहा है। तो हमने क्या बना लिया कि साहब मेरे धर्म के समुदाय के अनुसार ही सब कुछ तय होगा। ये आपने क्लास 10th में बहुसंख्यकवाद का टॉपिक पढ़ा होगा, जिसमें श्रीलंका की बात करी थी, और जो सिन्हाला समुदाय के लोग हैं वो ज्यादा संख्या में है, उन्होंने क्या कर लिया, तमिलों पे अपना राज स्थापित कर, वो बहुसंख्यवाद साहब हमारी विचारधारा के हिसाब से चलेगा। तो इसी प्रकार से क्या है कि विचारधारा के हिसाब से हमारी विचारधारा के, तो जहां पर भी सांप्रदायिकता क्या है, जब हम हमारे धर्म को श्रेष्ठ मान करके, देखो खुद को श्रेष्ठ मानना बिल्कुल गलत नहीं है, आप खुद को बेस्ट मानिए, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, परंतु आप किसी दूसरे को ऐसा मत मानिए, नहीं मैं तो बेस्ट, उसको तो कुछ ही नहीं आता, ये तो वाहियात व्यक्ति, उसको कुछ ही नहीं आता, ये बताएगा पॉलिटी का जवाब देगा, मैं पॉलिटी पढ़ करके आया हूं, आई हूं, मुझे आता नहीं, आपको आता है, अच्छी बात है, पर आप किसी दूसरे को कमजोर या दूसरे को छोटा मत मानो। तो इसी प्रकार से हम कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ, हाँ हमारा सबका श्रेष्ठ है, पर अब दूसरे को नहीं नहीं तुम्हारा बेकार, ऐसा नहीं, हम सबका श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे जब खुद में श्रेष्ठता का भाव आ जाता है, तो यहाँ पे समुदाय आधार जो बनने लग जाता है हर चीज का, कि साहब शासन होगा हमारे समुदाय के हिसाब से होगा, ये होगा हमारे समुदाय के हिसाब से होगा। जब अगर बहुसंख्यक समुदाय के लोग शासन स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुसंख्यकवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुसंख्यकवाद कहते हैं। और अगर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जिनकी संख्या कम हो, अगर वो क्या करते हैं, वो अलग से राजनीतिक इकाई, एक पॉलिटिकल यूनिट बनाने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक इकाई का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई संगठन हो गया जो अपने अधिकारों की मांग करेगा, या जैसे आपने देखिए कि वहां पे श्रीलंका में तमिलों ने क्या करा, तमिलों ने यूनिट बनाई, फिर धीरे धीरे ये बात करी कि हमें विशेष क्षेत्र में कुछ विशेष जो है प्रावधान हमें दिए जाए, हमें थोड़ी सी ताकत दी जाए। तो सांप्रदायिकता एक नेगेटिव फेस है बेटा, धर्म का एक नेगेटिव फेस है, जहां पर हम खुद को बेहतर मान करके, खुद के धर्म को बेहतर मान करके दूसरे को बेकार मान रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि पूरा शासन सब कुछ हमारे धर्म के अनुसार हो, हमारे अनुसार चले, और या तो एक समुदाय को हमारे अनुसार चलना पड़ेगा, या फिर उसको एक राष्ट्र में नहीं रह सकता, अलग अलग राष्ट्र बनाने पड़ेंगे। सांप्रदायिकता का एक ही जो श्रेष्ठता का भाव है, ये एक आधार है सांप्रदायिकता का। इसके अलावा सांप्रदायिकता का जो सबसे गंदा रूप होता है, वो होती है बच्चों हिंसा, ठीक है, वो होती है हिंसा। सांप्रदायिकता, धर्म के नाम पर लोग लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसी ही हिंसा हमने कब देखी, जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ।
और चैप्टर 1 में ये वाली हिंसा आप लोग देख चुके हो। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो हिंदू सिखों ने मुसलमानों को और मुसलमानों ने हिंदू सिखों के बीच में गजब की क्या हुई, हिंसा हुई, ठीक है, और पूरे उसके क्या परिणाम हुए विभाजन की आप चैप्टर 1 में बड़े अच्छे से जान चुके हो। तो सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता धर्म का नेगेटिव फेस है, जहां पर हम हमारे आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा मान रहे हैं, हम अपने उसके लिए किसी से भी लड़ने को लिए, किसी से भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, हिंसा। ये सांप्रदायिकता, ये नेगेटिव फेस है। मतलब यहां पर हम सब ये मान रहे कि मेरा धर्म जो है बस वो सब कुछ है, दूसरे का कुछ भी नहीं। अब आते हैं धर्मनिरपेक्षता की तरफ। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है बच्चों? धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, तो हम बिल्कुल इसका इंग्लिश में क्या मतलब होगा? सेक्युलरिज्म। क्या होगा? सेक्युलरिज्म। और सांप्रदायिकता को कहा जाता है कम्युनलिज्म, ठीक है। मतलब कम्युनलिज्म, कम्युनिटी पे देखिए मैंने क्या कहा, समुदाय हर चीज का आधार बन रहा है, कम्युनिटी जो है वो ज्यादा पावरफुल है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि भैया हमारे लिए सभी जो धर्म है वो बराबर है, ठीक है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत ने किसी धर्म को एक राजकीय धर्म घोषित नहीं करा है, भारत ने सभी धर्मों को एक समान मानने की बात करी कि भैया ये धर्म भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा, कोई भी अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग विचारों को मानने वाले लोग भारत में रह सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार सब लोग रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसको क्या कहा जाता है? सेकुलरिज्म कहा जाता है। अब यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता क्या कहता है? हाँ, मेरा धर्म बहुत अच्छा है, उसका भी बहुत अच्छा है, उसका भी बहुत अच्छा है, उसका भी बहुत अच्छा है। तभी तो हम एक सिखाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। कोई भी धर्म, कोई भी विचारधारा किसी को लड़ना नहीं सिखाती, किसी दूसरे को दबाना नहीं सिखाती, ठीक है। तो ये धर्मनिरपेक्षता धर्म का एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं कि भैया हम सबको समान मान करके चल रहे हैं। अब जब बात करते हैं लोकतंत्र की, अब लोकतंत्र में हम देखें तो भैया लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र क्या कहता है? सभी को समान मानना, सभी को बराबर मानना, ठीक है। लोकतंत्र में किसी भी वर्ग के साथ किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही लोकतंत्र की सच्ची परिभाषा होगी। तो लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? धर्मनिरपेक्षता जो है वो उसका पलड़ा भारी होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए, देखिए कि मैंने क्या कहा, धर्म के ही कॉन्सेप्ट है सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता। अगर मान लीजिए कि सांप्रदायिकता ज्यादा हो रही है, सांप्रदायिकता ज्यादा होती जाएगी, ठीक है, तो क्या सांप्रदायिकता अगर होगी, ज्यादा होगी, तो हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है वो कम होती जा रही है, और धर्मनिरपेक्षता ज्यादा होती जा रही है तो सांप्रदायिकता कम होती जा रही है। और ज्यादा होनी भी क्या चाहिए? धर्मनिरपेक्षता ज्यादा होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता ज्यादा होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता ज्यादा होगी तभी सच्चे मायने में लोकतंत्र होगा। तो अब हमें यही पढ़ना है कि 1980 के बाद या 1990 के दौर में ऐसे क्या हुए जहां पर सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का टॉपिक हमें पढ़ना पड़ा। अभी हम लोगों ने कांग्रेस की जो हार है उसकी चर्चा हम लोगों ने करी, जो बैकवर्ड पार्टीज है उनकी चर्चा हम लोगों ने करी। अब हम बात करते हैं कि धर्म के आधार पर किस प्रकार से सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का टॉपिक हमारे लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। अब इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है, आइए वो देख लेते हैं। थोड़ा सा सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या सर जी? तो एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सांप्रदायिकता। ये वाले टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है? इस वाले टॉपिक में देखिए, इस वाले टॉपिक में मेनली हमें दो जो केस है, दो मुद्दों को पढ़ना है। दो मुद्दों को, सबसे पहला जो मुद्दा है वो है बच्चों शाहबानो केस। कौन सा केस है? शाहबानो केस। शाहबानो केस 1985, 1985 का शाहबानो केस है, वो हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है वो पढ़ना है बाबरी मस्जिद विध्वंस। बाबरी मस्जिद का विध्वंस होना या बाबरी मस्जिद को गिरा देना, ठीक है। 1985, ये 1992, 6 दिसंबर 1992। ये दो टॉपिक जो है हम लोगों को पढ़ने, शाहबानो केस और बाबरी मस्जिद विध्वंस। शाहबानो केस आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर बाबरी मस्जिद विध्वंस, अयोध्या विवाद, ये जो टॉपिक है ये हम आगे के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 7 में कवर करेंगे। शाहबानो केस क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइटेड कर देता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं। शाहबानो इंदौर मध्य प्रदेश में रहने वाली एक महिला है, 62 वर्षीय महिला है, ठीक है। और इस 62 वर्षीय महिला शाहबानो को
जो उनके पति हैं वो क्या कर देते हैं, तलाक दे देते हैं या डिवोर्स दे देते हैं। ठीक है, अब डिवोर्स दे दिया। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भारत में क्या है कि धर्मों के हिसाब से जो सिविल लॉ है वो सिविल लॉ अलग अलग है। क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए एक है। क्रिमिनल लॉ का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए किसी हिंदू ने गलती करी और जज मुस्लिम है तो वो उनको सजा सुना सकते हैं, और मुस्लिम ने गलती करी, जज हिंदू है तो वो उनको सजा सुना सकते हैं। सिख ने गलती करी और ईसाई जज है तो वो सजा सुना सकते हैं, ईसाई ने गलती करी, सिख सजा सुना सकते हैं। तो क्रिमिनल लॉ सबके लिए सेम है। ठीक है, अगर चोरी हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख, ईसाई, कोई से भी धर्म का व्यक्ति करे, उसको एक जैसी ही सजा मिलेगी। परंतु सिविल लॉ जो है वो अलग अलग है। सिविल लॉ का मतलब क्या होता है? सिविल लॉ का मतलब है कि मेरे शादी करने का मुद्दा, ठीक है, बच्चों को अडॉप्ट, बच्चों को गोद लेने का मुद्दा, बच्चों के उत्तराधिकार का कि भाई मेरे जाने के बाद मेरे कितने बच्चों के पास जमीनें बटेगी, क्या नहीं बटेगी, ये सारे जो मामले हैं ये हर वर्गों में, हर धर्मों में थोड़े से अलग अलग होते हैं। हिंदू धर्म में क्या है कि हिंदू धर्म में 1950 के बाद इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई जिसमें यह था कि भैया सभी जो महिला हैं उनकी सारी जो है कानूनी प्रक्रियाएं होंगी। मतलब शादी आपकी कानून के थ्रू होगी, आपको रजिस्ट्रेशन करवा करके आना पड़ेगा। आप जब तक पहली जो बीवी है वो डिवोर्स नहीं दे देती है तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर आप डिवोर्स देते हैं तो आपको उनका डेली का भत्ता देना पड़ेगा, तो महीने का भत्ता कि आपका ये खर्चा है, ये लीजिए, आप खर्चा लीजिए, चलिए। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था करी गई। बेटियों को प्रॉपर्टी में बराबर के अधिकार दिए गए कि नहीं साहब बेटी भी होगी तो इसको प्रॉपर्टी में बराबर के अधिकार होंगे। परंतु बाकी धर्मों पे ये चीज लागू नहीं होती है। ठीक है, तो बाकी धर्मों पे सब पे कहीं अपने अपने हिसाब से कानून है कि हाँ भैया हम इतनी शादी कर लेंगे, या ऐसे शादी होगी, या ऐसे शादी होगी। सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, अपने कस्टम्स होते हैं और उन हिसाब से काम करते हैं। अभी हाल ही में आप लोग एक मुद्दा सुन रहे होंगे, न्यूज़ चैनल अगर आप लोग देखते हो या आप यूट्यूब को कुछ थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो तो कहा जा रहा है कि जो भारत की संसद है और भारत की जो सरकार है वो एक बिल लेकर के आना चाहती है, कानून लेकर के आना चाहती है जिसको कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, या जिसको कहा जाता है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब क्रिमिनल कोड तो जो है ठीक है वो तो सबके लिए सेम है, सबके लिए एक जैसा है। अभी जो सिविल कोड है वो भी एक जैसा होना चाहिए, उसमें भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था अभी देश की संसद, देश की सरकार ये ऐसा कानून लेकर के आना चाहती है कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड और समान नागरिक संहिता। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 44, अनुच्छेद 44 भी कहता है कि, और ये अनुच्छेद 44 किस में आएगा? डीपीएसपी में आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आएगा। और उसमें कहा गया है कि भविष्य में जाकर के सरकारों को यूसीसी लागू करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए, जिसमें चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म की जो महिला हो उनको बराबर के अधिकार मिले, सबको बराबर के अधिकार दिए जाए, और एक समान नागरिक संहिता सबके लिए होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर जो शाहबानो जी है वो मुस्लिम धर्म से, तो उनके जो रीति रिवाज या जो उनके कस्टम्स है वो थोड़े से अलग है। तो यहाँ पर 62 वर्ष की उम्र में शाहबानो जी को उनके पति ने तलाक दे दिया। कहाँ की? ये इंदौर मध्य प्रदेश की। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करा कि साहब अब मैं तो पूर्ण रूप से 62 वर्ष की हो चुकी हूं और मैं तो पूर्ण रूप से जो निर्भर थी अपने पति पर थी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, किसी भी रूप से मैं तो पूर्ण रूप से पति पर निर्भर थी, और अब उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया है, तलाक दे दिया है। तो अब मैं कहाँ जाऊं? अब इस उम्र में ना तो मैं कुछ कमा सकती हूँ, ना मेरे पास कुछ कोई साधन बचे हैं, तो मुझे मतलब वहां से कुछ पेमेंट मुझे मिलता रहे, मेरे पति की तरफ से मुझे पेमेंट मिलता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट करा और केस में शाहबानो जी के पक्ष में मामला सुनाया। बोला बात बिल्कुल सही है, और ये आदेश दिया इनके पति को कि भैया आप इनको हर महीने जो भत्ता है, जो अलाउंसेस है वो आप इनको दोगे। परंतु अब यहाँ पे थोड़ा सा विरोध चालू हुआ, और विरोध हुआ जो ऐसे लोग थे जो ये सोच रहे थे कि नहीं साहब ये तो गलत फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस्लाम में ये अलाउड नहीं है, ठीक है, मुसलमानों में ये अलाउड नहीं है कि भैया तलाक देना अलाउड है, और इस प्रकार से जो भत्ता है वो दे, इस प्रकार का वो अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर फिर उस समय सरकार होती है, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, वो स्पेशल कानून ला करके इस चीज को रद्द करवा देती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मामले को रद्द करवा देती है। ठीक है, ये शाहबानो केस था। बाबरी मस्जिद विध्वंस हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसलिए हम आगे चर्चा करेंगे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा है, ये अभी सरकार ने उठा रखा है। सरकार हो सकता है संसद में इसको लेकर के आए, इसको पेश करे, परंतु इस पर भी थोड़ा सा विवाद है। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि अभी सही समय नहीं है इसको लागू करने का, और कुछ का कहना है कि सरकार को बिल्कुल पूरा सोच समझ करके इसको लागू करना चाहिए। ठीक है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि जब संविधान में इसके प्रावधान है तो इसको लागू भी करना चाहिए। सबके अपनी अपनी इच्छा है, सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मत है। ठीक है, तो चलिए अपन तो आज के लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं।
इस दौर में आया एक दूरगामी बदलाव धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का उदय है। देखिए अब ये जो दौर है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, इस वाले टाइम पीरियड में हम तीसरा बदलाव देख रहे हैं बच्चों। कौन सा तीसरा बदलाव देख रहे हैं? पहला बदलाव हमारे गठबंधन सरकार। आप ये चीज देखिए कि बदलाव जो आ रहे हैं वो बदलावों को समझते जाइएगा। गठबंधन सरकारों का उदय होना, और गठबंधन सरकारों का उदय क्यों हुआ ये मैंने आपको समझाया था। क्षेत्रीय दल जो है उनका उदय हुआ है, और क्षेत्रीय दलों का उदय होने का मतलब यह था कि वहां जो क्षेत्रीयता की जो भावना है या क्षेत्रीयता के जो मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी हो चुके हैं। ठीक है, वो वहां के मुद्दे ज्यादा हावी हो चुके हैं। जैसे तमिलनाडु में डीएमके जीतती है, वो भाषा का मुद्दा उठा करके जीतती है, तो वहां पे भाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्षेत्रीयता के जो मुद्दे थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, गठबंधन सरकारें बनने लगी। दूसरा जो हमने देखा यहाँ पर पिछड़ी जातियों का उदय। ठीक है, कास्ट वाइज अगर हम देखें, जो पिछड़ी जातियां हैं, जो बैकवर्ड कास्ट है, उनका उदय हुआ, राइज ऑफ बैकवर्ड कास्ट एंड दलित कम्युनिटी। और इसके बाद अब तीसरा हम जो देख रहे हैं वो धर्म के आधार पर जो पहचान है, धर्म के आधार पर राजनीतिक पहचान। धर्म के आधार पर राजनीतिक पहचान या धर्म के आधार पर राजनीति का उदय हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोगों को देखने को मिलता है। इसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में जो बहस है, डिबेट्स को सरगर्म किया। ठीक है, अब ये जो धार्मिक पहचान के आधार पर जो राजनीति हो रही थी या धार्मिक आधार पर जो बदलाव देखने को मिले, इससे वापस से ये मुद्दा उठ गया कि देश के लोकतंत्र में क्या धर्मनिरपेक्षता ज्यादा पावरफुल है या सांप्रदायिकता ज्यादा पावरफुल है। तो वापस से जो डिबेट्स है लोगों के बीच में वो होना शुरू हो गई कि क्या सच में भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, क्या सच में भारत सेकुलर कंट्री है, क्या सच में इंडिया में लोकतंत्र है या नहीं है, डेमोक्रेसी है या नहीं है। तो ये लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को लेकर करके भारत में डिबेट होना फिर से शुरू हो जाती है। हमने 6ठे अध्याय में पढ़ा था कि आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गया था। तो अब आप सभी को याद है वो दौर, कौन सा दौर? 1975 का दौर। 25 जून 1975 का दिन याद करिए, जिस दिन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। क्या लगाया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। और जो नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था वो किस आधार पर लगाया गया था कि देश में आंतरिक अशांति है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है। इस आधार पर इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था। और इस आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ, वही भारतीय जनसंघ जिसको आपने चैप्टर 2 चैप्टर 3 में पढ़ा है, उसी भारतीय संघ की बात कर रहा हूं जिसका गठन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा गठन किया गया था भारतीय जनसंघ का। तो भारतीय जनसंघ का गठन करा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ का गठन करा। और जब आपातकाल के बाद चुनाव हुए तो ये भारतीय जनसंघ किस में मिल जाता है? जनता पार्टी में मिल जाता है। मतलब जनता पार्टी के साथ मिल जाता है। जनता दल खुद एक अलग अलग पार्टियों का समूह होता है, तो उनके साथ ही भारतीय जनसंघ भी मिल जाता है। तो भारतीय जनसंघ आपातकाल के बाद मतलब 1977 में किस में मिल जाता है? जनता पार्टी में मिल जाता है। जनता पार्टी के पतन और बिखराव के बाद भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा बनाई। पर देखिए जनता पार्टी का जो दौर है, जो एरा है, वो लंबे समय तक नहीं चल सका और जनता पार्टी की जो सरकार है वो जल्दी वो सरकार गिर जाती है। ठीक है, और फिर उसका चरण सिंह जी की सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनती है। तो जनता पार्टी लंबे समय तक नहीं चल पाई, उनका पतन हो गया, वो बिखर जाती है। जनता पार्टी के जो गुट है अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। अब जब अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे तो जो पहले भारतीय जनसंघ था वह भारतीय संघ जो 1951 में बना, 1977 में जनता पार्टी के साथ मिला, परंतु अब जिसके साथ मिला वही कमजोर हो चुका है, वही टूट चुका है। तो इसी जनसंघ के जो समर्थक थे, जो जनसंघ की विचारधारा को श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, इनकी विचारधारा को जो लोग अपनाते थे, ठीक है, उन्होंने फिर से सोचा कि भाई अब जनता पार्टी तो डाउन जा चुका है, पूरा बिखर चुका है, तो इस भारतीय जनसंघ को वापस से खड़ा किया जाए। परंतु इस बार भारतीय जनसंघ का नया नाम, नई जो बिल्कुल सोच, इरादा वही, ठीक है, और बिल्कुल हम नए जोश के साथ हम लोग फिर से खड़ा करते हैं। तो भारतीय जनसंघ के जो समर्थक थे उन्होंने 1980 में 6 अप्रैल 1980, कितनी तारीख को? 6 अप्रैल 1980 को उन्होंने क्या बना ली? बीजेपी बना ली, भारतीय जनता पार्टी बना ली। कौन बना ली? भारतीय जनता पार्टी बना ली। और उस समय जनसंघ के समर्थकों में से, भारतीय जनता पार्टी को बनाने वालों में से जो बड़ा नाम आता है वो किसका आता है? परम पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आता है, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे आगे जाकर के और भारत के भारत रत्न भी हैं। ठीक है, तो 1980 में 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की जड़ें कहां तक जुड़ी हुई है? भारतीय जनसंघ से जुड़ी हुई, जो कि 1951 में बना है। और यह भारतीय जनसंघ
ठीक है, जो कि पहले कांग्रेस के साथ था परंतु फिर बाद में अलग गुट बना करके रहता है। तो मतलब बीजेपी के जो रूट्स हैं वो कहां से, भारतीय जनसंघ से जुड़ी हुई। शुरू में भाजपा ने जनसंघ की अपेक्षा कहीं ज्यादा बड़ा राजनीतिक मंच अपनाया। इसने गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में स्वीकार किया। शुरू में भाजपा ने जनसंघ की अपेक्षा ज्यादा बड़ा राजनीतिक मंच अपनाया। तो शुरू में भारतीय जनसंघ, देखिए अब भारतीय जनसंघ की जो विचारधारा थी वो विचारधारा आप लोग पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, कि भैया जो है हिंदुत्व तो जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी होनी चाहिए। इस हिसाब से भारतीय जनसंघ उस समय बनाया गया था क्योंकि 1947 में विभाजन हुआ, और विभाजन हुआ तो कुछ गुट ऐसे थे, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, जो कि मुस्लिमों के लिए तो अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे, जो मिल गया। अब जो हिंदू संगठन के लोग थे वो कह रहे थे सब अब भारत सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो एक ऐसी विचारधारा के लिए भारतीय जनसंघ आगे हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए, उनको बचाने के लिए काम कर रहा था। परंतु अब जो भाजपा बनी, भारतीय जनता पार्टी बनी, इसने एक बड़ा राजनीतिक मंच अपनाया, एक बड़ा प्लेटफॉर्म अपनाया और गांधीवादी समाजवाद को अपनाया। कौन से समाजवाद को? गांधीवादी। अब देखिए समाजवाद बात ही समाज की करता है, समाजवाद बात किसकी करता है? सोसाइटी की करता है। और समाजवाद में आप एक सीधा सा कह सकते हैं कि सबका भला होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। ये वाली जो थॉट है, यही थॉट किसकी है? समाजवाद की है। और समाजवाद अब अलग अलग लोगों का अलग अलग है। जैसे आप कार्ल मार्क्स का समाजवाद कुछ अलग है, किसी दूसरे व्यक्ति का समाजवाद अलग है, नेहरू जी का समाजवाद और कुछ हो सकता है। यहां पर बात करी गई गांधी जी वाले समाजवाद की। और जब यहां पर वाद लग जाता है तो वाद विचारधारा को दर्शाता है। गांधीवादी तो गांधी जी के विचारों वाला जो समाजवाद है, उस समाजवाद को किसने अपनाया है? भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने अपनी विचारधारा के रूप में स्वीकार करा है। बहरहाल भाजपा को 1980 और 84 के चुनाव में खास सफलता नहीं मिली। 1986 के बाद इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू किया। बहरहाल जो भाजपा को 1980 में चुनाव हुए लोकसभा के, फिर 1984 में हुए, इन दोनों में कोई खास सफलता नहीं मिली। मतलब बहुत कम सीटें, 2-2, 3-3 सीटों पर यहाँ पे बीजेपी रही है, ठीक है, कोई खास सफलता नहीं मिली। अब 1980 में बनी, ठीक है, 1980 में बनी, फिर 80 में चुनाव हुए, 84 के चुनाव में ज्यादा बड़ी सफलता नहीं मिली, फिर 1986 में आकर के इस पार्टी ने अपनी थोड़ी सी जो विचारधारा है उसको बदल लिया। उस विचारधारा को बदला क्यों, वो भी हम आगे जानेंगे। इस पार्टी ने अपनी विचारधारा को हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोड़ दिया, कि राष्ट्रवाद को हिंदुइज्म से जोड़ दिया गया। देखिए पहली बात तो एक बात को समझेगा, हिंदू जो शब्द इस्तेमाल होता है वो इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए होता है, क्योंकि जो सिंधु नदी, जहां से जो सिंधु के पास रहने वाले लोग हैं वो हिंदू हैं, ठीक है। तो इस फिलोसफी से है, ठीक है। तो हिंदू राष्ट्रवाद की भाई जो इस नेशन की जो विचारधारा रही है, ठीक है, अब हमारे नेशन की विचारधारा सबका भला करना रही है, ठीक है। हमारे नेशन की विचारधारा हमेशा से ऐसी रही कि हम किसी पर आगे जा करके अटैक नहीं करेंगे। हमारे नेशन की विचारधारा रही है सबको साथ लेकर के चलने की, पूरे विश्व को साथ लेकर के चलने की, ऐसी विचारधारा रही है। तो जो इस लैंड मास की इंडिया की जो विचारधारा हमेशा से रही है, उस विचारधारा को किसके साथ? राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने पर जोड़ दिया गया है। तो यहां पर भाजपा अब हिंदुत्व जो राष्ट्रवाद है, हिंदू राष्ट्रवाद है, उसके सारे चलेगी। भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता चुना और हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति अपनाई। अब भाजपा ने हिंदुत्व का राजनीति का रास्ता चुना और हिंदुओं को लामबंद करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। हिंदुओं को इकट्ठा करने की जो रणनीति है वो अपनाई। ये भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामे हुए। हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को वीडी सावरकर जी ने गढ़ा था और इसको परिभाषित करते हुए उन्होंने इसे भारतीय और उनके शब्दों में हिंदू राष्ट्र की बुनियाद बताया था। अब देखिए हिंदुत्व और हिंदूपन, ठीक है, इस शब्द को किसने गढ़ा है? वीडी सावरकर जी ने गढ़ा है, ठीक है। और इसको परिभाषित करते हुए उन्होंने क्या कहा? इसे भारतीय और उनके शब्दों में हिंदू राष्ट्र की बुनियाद बताया। मैंने भी आप लोगों को क्या कहा कि हम एक लैंड मास की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारी लैंड मास की विचारधारा रही है उस विचारधारा की बुनियाद बनाने की कोशिश यहाँ पे करी गई है। यह है वीडी सावरकर जी। उनके कहने का आशय यह था कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो भारत भूमि को न सिर्फ पितृभूमि बल्कि अपनी पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। मतलब अब इनकी विचारधारा में हिंदुत्व या हिंदूपन क्या है? देखिए अब वीडी सावरकर जी की विचारधारा में हिंदुत्व या हिंदूपन क्या है? ये कह रहे हैं कि जो भारत भूमि है, ठीक है, ये जो भारत भूमि, अब जैसे देखिए मैं बताता हूं आपको, जैसे आज मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही जो जमीन है ना उसको क्या करता हूं? धोख देता हूं, ठीक है। तो अब जमीन को हमने सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं माना, बड़ा पुण्य माना है कि अरे साहब नहीं साहब जमीन है, धोख दे करके उठते, ठीक है, तो हमने पुण्य माना है। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कि भाई जो ऐसी विचारधारा है जो भूमि को सिर्फ और सिर्फ पितृभूमि, ऐसा नहीं कि हमारी भूमि है, हम कहते नहीं हमारी मातृभूमि है, पितृभूमि है, फादरलैंड है, ये सिर्फ ऐसा नहीं, फादर है मदरलैंड नहीं मानना, उसको पुण्य भूमि मानना है कि ये साहब क्या है? ये हमारी पुण्य भूमि है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा पुण्य है, ये हमारे लिए मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल है, हमारे लिए पुण्य है। तो ये वाली जो विचारधारा है, इस विचारधारा को हिंदुत्व या हिंदूपन के रूप में वीडी सावरकर जी ने
समझाया है या एक्सप्लेन करा है। तो इनका कहना है कि जो भारत भूमि है, जो भारत की लैंड है, उसको सिर्फ और सिर्फ फादर लैंड या पितृभूमि ना मान करके हमें क्या मानना चाहिए, पुण्य भूमि मानना चाहिए। एक ऐसी जमीन जो क्या बहुत ज्यादा पुण्य हो, जो बहुत ज्यादा ऐसी हो कि बस बिल्कुल हम माने कि नहीं साहब ये भूमि हमारी और ये बहुत ज्यादा पुण्य है। ओके, जैसे कि मैं आपको पहले जब वर्ण व्यवस्था जब समझा रहा था तो मैंने आपको कहा था चाणक्य जी ने क्या करा था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया तो लोगों ने विरोध करा, कहा कि आप क्या वेद शास्त्र नहीं जानते क्या, जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो शूद्र वर्ग से है और शूद्र वर्ग वाला राजा नहीं बन सकता। तो चाणक्य जी ने क्या कहा था कि बोले अगर शूद्र वर्ग ने भगवान के पैरों से जन्म लिया है तो इस पृथ्वी ने भी भगवान के पैरों से ही जन्म लिया है। तो ये तो इतनी पुण्य है, ये तो इतनी अच्छी लगती है हम सबको, फिर वो शूद्र कैसे गलत हो सकता है। तो पुण्यता की जो बात है वही बात अभी यहां पर करी गई है वीडी सावरकर जी के द्वारा कि साहब ये पुण्य भूमि है। हिंदुत्व के समर्थकों का तर्क है कि मजबूत राष्ट्र सिर्फ एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियाद पर ही बनाया जा सकता है। अब जो हिंदुत्व के समर्थक है उनका ये मानना है कि मजबूत राष्ट्र, ठीक है, जो ताकतवर मजबूत राष्ट्र बनाना है उसके लिए एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियाद होनी चाहिए। मतलब पूरे राष्ट्र की, ठीक है, एकीकृत संस्कृति होनी चाहिए, मतलब पूरे राष्ट्र की एक संस्कृति होनी चाहिए। यूनाइटेड जो कल्चर है वो होना चाहिए, ठीक है, डाइवर्स कल्चर नहीं, यूनाइटेड एक जो कल्चर है वो होना चाहिए। उसी के आधार पर हम राष्ट्र को मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। वे ये भी मानते हैं कि भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता की बुनियाद केवल हिंदू संस्कृति ही हो सकती है। तो जो हिंदुत्व के समर्थक है उनका मानना है कि जो राष्ट्रीयता की जो बुनियाद है वो केवल और केवल हिंदू संस्कृति हो सकती है। 1986 में ऐसी दो बातें हुई जो एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में भाजपा की राजनीति के लिहाज से प्रधान हो गई। अब देखिए 1980 में पार्टी बनी, 1980 के चुनाव लड़ती है, 84 के चुनाव लड़ती है, परंतु 86 में आकर के कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व का रूप अपनाती है। तो ऐसे क्या घटनाएं हुई जिसके कारण कि बीजेपी पार्टी का झुकाव हिंदुत्व की तरफ हुआ, तो आइए जानते हैं। तो दो घटनाएं 1986 के आसपास में, दो ऐसी बातें होती हैं जो कि भाजपा को हिंदूवादी पार्टी के रूप में एक राजनीतिक लिहाज प्रदान करती है, एक राजनीतिक पार्टी बनाती है। इसमें पहली बात है 1985 के शाहबानो मामले, ठीक है। तो पहला कौन सा केस है, शाहबानो मामले, ये है शाहबानो जी और ये यहाँ पे दिखाया गया है जजमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो शाहबानो मामला कब का है, 1985 का है। यह मामला एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो का था। तो शाहबानो जी एक मुस्लिम महिला है जो कि 62 वर्ष की है। कहां से थी, इंदौर मध्य प्रदेश से थी। इनको क्या तलाक दे दिया गया था। उसने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी दायर करी, ठीक है। तो अब इन्होंने ये कहा कि साहब मैं तो 62 वर्ष की हो चुकी हूं, तो मैं तो पूर्ण रूप से आर्थिक सामाजिक रूप से इन्हीं पर निर्भर थी, अब इन्होंने मुझे तलाक दे दी है, तो मेरा गुजारा भत्ता, मेरा मतलब जीवन चलता रहे, मेरा जीवन गुजरता रहे, उसके लिए मुझे कुछ पैसा तो चाहिए और पैसा देना तो इनका काम है, तो वो पैसा मुझे दिलाइए। ये अपील कहां पर करी गई, सुप्रीम कोर्ट में करी गई। सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। पुरातन पंथी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना। अब सर्वोच्च अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बिल्कुल शाहबानो जी हम आपके पक्ष में हैं, बिल्कुल सही बात है, आपको क्या मिलनी चाहिए, गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि आप पूर्ण रूप से उन्हीं पर निर्भर है, तो आपको गुजारा भत्ता जो है वो मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। परंतु अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला शाहबानो जी के पक्ष में सुनाया, इस हिसाब से मतलब जो इनके पति है उनको इनको गुजारा भत्ता देना होगा। परंतु जो पुरातन पंथी मुसलमान है, ठीक है, जो कि पुरानी सोच रखते हैं, ऐसे जो मुसलमान हैं, उन्होंने अदालत में ये बात कही, ये फैसला उनके पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करता है। पर्सनल लॉ का मतलब ये होता है कि देखिए हर धर्म, हर जो विचार के जो लोग होते हैं उनके अपने अपने आस्थाएं होती हैं, उन आस्था के हिसाब से वो काम करते हैं। तो कहते हैं साहब ये तो हमारी आस्था, हमारे कानून जो है उनके खिलाफ ये तो हस्तक्षेप करा जा रहा है, तो इसका विरोध करा जाता है, जो कि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 तलाक से जुड़े अधिकारों पर पास किया। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया गया। अब कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर मुस्लिम महिला अधिनियम, ठीक है, मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 लेकर के आया, जिससे तलाक से जुड़े जो अधिकार हैं वो पास करे गए। अब इस अधिनियम के द्वारा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था वो निरस्त हो गया, वो खत्म हो गया। क्योंकि देखिए देश में संसद जो है वो सबसे ऊपर है, ठीक है, संसदीय देश है तो संसद सर्वोपरि है। तो यहाँ पर सरकार ने ये कानून पास कर दिया, और कानून पास कर दिया तो अब उस कानून के तहत ये हो गया कि हाँ भैया इनके पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो गुजारा भत्ता ना दे तो चलेगा। तो इससे सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है वो थोड़ी सी कम हुई और वो मामला बिल्कुल खत्म हो गया। परंतु अब यहाँ पर जो है 1986 में जो गवर्नमेंट है, 1986 में गवर्नमेंट किसकी है, कांग्रेस की, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1986 में बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस देश की महिलाओं के विकास को अवरुद्ध कर रहा है, ठीक है,
देश की जो विकास है उसको अवरुद्ध कर रहा है, महिलाओं के विकास को अवरुद्ध कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो राजनीति का तुष्टीकरण है, ठीक है, राजनीति का तुष्टीकरण है, राजनीति गलत तरीके से हो रही है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, सबके भले के लिए काम होना चाहिए और वो उसमें सुप्रीम कोर्ट की बड़ी भूमिका है। तो इस प्रकार का कानून ला करके, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मामले को निरस्त नहीं करना चाहिए था, ये भाजपा का कहना है। तो उनको भाजपा ने कहा कि कांग्रेस का जो झुकाव है वो मुसलमानों की तरफ ज्यादा है, मुस्लिम्स की तरफ ज्यादा, और मुस्लिम्स में भी जो पुरुष प्रधान समाज है उसकी तरफ ज्यादा है, फिर इसलिए 1986 में बीजेपी जो है वो थोड़ा सा हिंदुत्व की तरफ या हिंदू लोगों की तरफ अपना झुका देती है। सरकार के इस कदम पर कई महिला संगठनों, मुस्लिम महिलाओं की जमात तथा अधिकांश बुद्धिजीवियों ने विरोध करा। तो काफी जो महिला संगठन है उन्होंने सरकार की इस पर बुराई करी, बोले ये तो गलत बात है, आप महिलाओं के खिलाफ जा रहे हैं। कुछ मुस्लिम महिलाओं ने भी इसका विरोध करा और जो बुद्धिजीवी है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने भी इस बात का विरोध करा सरकार का कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, महिलाओं को समान अधिकार मिलने ही चाहिए। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की आलोचना की और इसे अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक रियायत तथा तुष्टीकरण करार दिया। तो भाजपा ने कांग्रेस सरकार की इस कदम की आलोचना करी और कहा गया कि जो अल्पसंख्यक समुदाय को अनावश्यक ज्यादा रियायतें दे रखी है और ये क्या है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है, ये उस समुदाय को आगे बढ़ने से, आगे जाने से रोकने का प्रयास है। महिलाओं को विकास में ये सरकार ने थोड़ा सा गलत कदम उठाया। इसी के साथ जो आज का हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। शाहबानो केस हम लोगों ने देख लिया, बीजेपी का जो उदय है वो हम लोगों ने देखा, ठीक है। और आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको जानकारी मिलती रहे कि कब कोई नया वीडियो आने वाला है, कब नहीं आएगा, कब कौन सी क्लासें होंगी, सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।